हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। तो जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारा जो है सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है, वो मेन मेमोरी से सीपीयू में आता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस यानी मेन मेमोरी से सीपीयू में आता है और सीपीयू में प्रोसेस होता है डिफरेंट स्टेजेस में, और वापस रिजल्ट मेन मेमोरी या किसी भी लोकेशन पर चला जाता है। तो ये जो कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट एग्जीक्यूशन है, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। मेमोरी से लेके और फिर वापस मेमोरी तक जाने तक या डेस्टिनेशन तक जाने तक, या यूं कहें हम कि सोर्स लोकेशन से लेकर इंस्ट्रक्शन को लाना और सीपीयू द्वारा उसको प्रोसेस करना और वापस रिजल्ट वगैरह फिर किसी डेस्टिनेशन पर भेज देना। ये जो टास्क है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, या यूं कह सकते हैं हम कि 3 फेजेस होते हैं। तो तीनों फेजेस को कंबाइनली मिलाकर हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। एक साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। तो जिसमें पहला फेज है फैच, या कंप्लीटली अगर हम बोलें तो इंस्ट्रक्शन फैच। दूसरा फेज है इंस्ट्रक्शन डिकोड, और तीसरा है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो इन 3 फेजेस से मिलकर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल बनती है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। जितने इंस्ट्रक्शन होंगे उन सभी इंस्ट्रक्शन को इन 3 फेजेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको एडमिशन से लेकर एनरोलमेंट फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम देने तक सभी को इन फेजेस से गुजरना होता है। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर आएगा, जिसको हम जो मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर आने को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फैच। हो सकता है इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अलावा कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, सपोज करो तुम्हारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम पेन ड्राइव में है, लेकिन जब पेन ड्राइव पे क्लिक करोगे तो मेन मेमोरी में वो आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि मेन मेमोरी से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर आएगा, प्रोसेस होगा और वापस मेन मेमोरी में रिजल्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेजेस में हर एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो इस जो ये 3 स्टेजेस हैं हर एक इंस्ट्रक्शन की, वो उस इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कहलाती। तो अब हम बारी बारी से समझेंगे कि तीनों फेजेस में क्या होता है। इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो फैच फेज की तरफ आते हैं हम। तो ये जो प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन फैच, ये है मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में लाने तक का प्रोसेस। दिस इज द इंस्ट्रक्शन फैच। और यूं भी कह सकते हैं हम कि ये फर्स्ट फेज है हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल का। दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग और तीसरा है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फैच होता है, या ये कह सकते हैं कि प्रोसेसर मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। ओके, तो फैच करता है तो इस ये जो मेन मेमोरी से सीपीयू तक आने का प्रोसेस है, ये कंप्लीट, इसके भी बहुत सारे स्टेप्स में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसके लिए हमें वो अपने रजिस्टर्स रिमाइंड करने पड़ेंगे जो मैंने बताए थे। MAR, MBR,
प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये 4 स्पेशल पर्पज रजिस्टर को हमें रिमाइंड करना पड़ेगा कि चारों का रोल क्या है। तो इसके हम स्टेजेस, जो स्टेप्स हैं कि इंस्ट्रक्शन फैच फेज में क्या क्या स्टेप होते हैं, वो इस तरह हैं। तो जब इंस्ट्रक्शन फैच स्टार्ट होना होता है तो वो किसी ना किसी मेन मेमोरी के एड्रेस से फैच होगा। इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के किसी ना किसी एड्रेस से ही तो फैच होगा। तो वो जो एड्रेस है मेन मेमोरी का वो पॉइंट आउट होगा एमएआर रजिस्टर द्वारा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को मैंने क्या डिफाइन किया था, कोई बताएगा तुम में से? व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एमएआर रजिस्टर? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये रजिस्टर मेमोरी के उस एड्रेस को पॉइंट करता है जहां से डेटा या इंस्ट्रक्शन रीड होना है, या फिर जहां पर डेटा राइट होना है मेन मेमोरी में। क्योंकि सीपीयू के अंदर जब इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाएगा तो जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा वो मेन मेमोरी में वापस जाएगा। तो अब एम ए आर इंस्ट्रक्शन मैंने वो सॉरी रजिस्टर मैंने बताया था पहले कि एम ए आर रजिस्टर का पर्पज, तो इसमें मेन मेमोरी का वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस से हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन फैच होना है यानी रीड होना है। तो अभी इस केस में, हमारे करंट केस में, इंस्ट्रक्शन रीड होना है मेन मेमोरी से, तो एम ए आर रजिस्टर इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। ओके। अब इसके बाद इसके साथ ही मैंने एक रजिस्टर और बताया था, पीसी, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर वो एड्रेस होल्ड करता है, मतलब कि उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पॉइंट करता है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूट होना है, यानी करंट इंस्ट्रक्शन से आगे वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी रजिस्टर में होता है, और करंट उसका इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एमईआर में होगा। ठीक है। तो इनिशियली अब क्या होगा कि अभी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट तो हो नहीं रहा है, मतलब फैच वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। तो इनिशियली तो पीसी रजिस्टर में उसका एड्रेस होगा जहां से इंस्ट्रक्शन फैच होके और प्रोसेसिंग स्टार्ट होनी है। तो इनिशियली हमारा प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर जो है वो उस एड्रेस को पॉइंट करेगा जहां से इंस्ट्रक्शन फैच होना है। ठीक है। तो अब पीसी में तो वो एड्रेस है जहां से इंस्ट्रक्शन फैच होना है, तो ये पीसी रजिस्टर में जो एड्रेस है वो ये कॉपी हो जाएगा एमएआर रजिस्टर में। पीसी रजिस्टर में जो एड्रेस है वो एड्रेस कॉपी हो जाएगा एमएआर रजिस्टर में। ठीक है। तो एमएआर रजिस्टर में वो एड्रेस हो गया जहां से इंस्ट्रक्शन फैच होना है। तो अब एमएआर में वो एड्रेस है जहां से इंस्ट्रक्शन रीड होना है, तो ये एड्रेस एज ए कंटेंट ये एड्रेस बस पर पुट हो जाएगा। मतलब ये जिस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन आना है तो ये सिग्नल तो एमएआर रजिस्टर से ही जाएगा ना मेन मेमोरी तक। तो एमएआर रजिस्टर से एक तरह से सिग्नल इस एड्रेस के लिए सेंड होगा एड्रेस बस के थ्रू। तो एड्रेस बस एमएआर रजिस्टर और मेन मेमोरी को डायरेक्ट कनेक्ट करती है, एड्रेस बस। तो एमएआर रजिस्टर से ये एड्रेस मेमोरी सॉरी एड्रेस बस से इंटरेक्ट होते हुए मेन मेमोरी को इंटरेक्ट करेगी, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट रीड सिग्नल जनरेट करेगा। मैंने बताया था मेमोरी रीड और मेमोरी राइट एक्नॉलेजमेंट, ये हमारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल सिग्नल एड्रेस के लिए सिग्नल और डेटा के लिए, या ये कह सकते हैं हम कि कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। ओके। तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी रीड के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा किस एड्रेस से? जो एड्रेस हमारा एमएआर पॉइंट हो रहा है,
एम ए आर पॉइंट कर रहा है, एम ए आर रजिस्टर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस से अब इंस्ट्रक्शन रीड होगा। ओके, रीड होगा या एक्सेस होगा। तो ये जो फैच्ड इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, अब ये डेटा बस पर प्लेस होगा। एम ए आर से इधर सीपीयू के अंदर से तो सिग्नल गया, एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी इंटरेक्ट हुई। ओके, मेमोरी इंटरेक्ट होके उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड हुआ, और वो इंस्ट्रक्शन रीड होके डेटा बस पर पुट होके और वो वापस एमबीआर में आ जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर में। अब एमबीआर रजिस्टर को अगर तुम रिमाइंड करो तो मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? खुशी खरे, आर यू लिसनिंग? ओके, नहीं याद है लगता है किसी को। एमबीआर रजिस्टर मैंने बताया था कि मेमोरी से जो भी कंटेंट्स रीड होगा, मेमोरी से जो भी कंटेंट्स, चाहे एड्रेस रीड हो, डेटा रीड हो, इंस्ट्रक्शन रीड हो, कुछ भी रीड होगा तो वो डेटा बस के थ्रू मेमोरी से एमबीआर रजिस्टर में आएगा पहले, सबसे पहले। इसी तरह अगर सीपीयू के कोई कंटेंट्स, कोई भी डेटा मेमोरी में सेंड किया जाना है, मेमोरी में राइट किया जाना है, तो वो डेटा भी एमबीआर में आके फिर मेमोरी में जाएगा डेटा बस के थ्रू। तो ऑलवेज रिमेंबर कि MAR is connected to address bus because MAR is for the address and MBR is connected with the data bus as it is for the data purpose. तो MBR में मेमोरी से जो भी कंटेंट रीड होके आएगा, MAR रजिस्टर पॉइंट करेगा उस एड्रेस को जहां से रीड होना है, और उस एड्रेस से रीड होके कंटेंट हमारा एमबीआर में आ जाएगा सीपीयू के अंदर। इसी तरह अगर राइट ऑपरेशन है तो एमएआर उस एड्रेस को होल्ड करेगा जहां पर डेटा या कंटेंट राइट होना है। ओके, और राइट होने के पहले वो डेटा या कंटेंट एमबीआर रजिस्टर में आएगा, फिर मेमोरी में जाएगा। मतलब ये है कि डेटा या कंटेंट्स इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से एमबीआर में आएगा, लेकिन सीपीयू से कोई इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में नहीं जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, सीपीयू से डेटा ही मेन मेमोरी में जाएगा। तो सीपीयू ऑलवेज रेफर्स फॉर द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी। एड्रेस बस दो, बोथ साइड नहीं होगी, क्योंकि मेन मेमोरी सीपीयू का एड्रेस रेफर नहीं करेगी। डेटा बोथ साइड होगी, जो डेटा बस का कंट्रोल है इट विल बी बोथ साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन जो रीड हुआ वो कहाँ आ गया, एमबीआर में रीड होके। नाउ एमबीआर रजिस्टर होल्ड्स द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीड हुए हैं, चाहे कुछ भी रीड हो मेमोरी से, वो एमबीआर के अंदर तो आएगा ही आएगा। अब ये अलग बात है कि एमबीआर रजिस्टर से वो कंटेंट्स कहां पर जाएंगे। तो अगर इंस्ट्रक्शन है तो एमबीआर रजिस्टर से वो इंस्ट्रक्शन हमारा आईआर रजिस्टर में जाएगा। आईआर रजिस्टर किसी को याद है? योगेंद्र, आर यू लिसनिंग? यस सर। हाँ, क्या होता है आईआर रजिस्टर? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने बताया था क्लास में, सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? आईआर रजिस्टर हमारा हमेशा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। मेमोरी से जो भी रीड होगा वो पहले एमबीआर में आएगा, और एमबीआर में अगर डेटा है, एमबीआर में तो वो कंटेंट्स आएंगे जो मेमोरी से रीड होंगे, और एमबीआर में अगर डेटा है तो वो डेटा रजिस्टर में चला जाएगा एमबीआर से, और एमबीआर में अगर इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंच जाएगा। तो एमबीआर में जो इंस्ट्रक्शन रीड होके आया है मेमोरी से वो आईआर रजिस्टर में पहुंच जाएगा। और अब पीसी रजिस्टर का क्या होगा,
ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। पीसी रजिस्टर पीसी रजिस्टर अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि कंसेप्चुअली जो है हमारा कि MAR करेंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पॉइंट करता है जहां से इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा है या हुआ है, और PC पॉइंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। तो इस तरह PC रजिस्टर के इंक्रीमेंट होने के साथ ही एक इंस्ट्रक्शन के फैच के लिए एक इंस्ट्रक्शन के फैच फेज के लिए सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यही स्टेप्स दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए रिपीट होंगे मतलब कि पीसी रजिस्टर तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पॉइंट कर रहा है, तो जब दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच होगा तो पीसी रजिस्टर का जो कंटेंट है, पीसी रजिस्टर एड्रेस पॉइंट कर रहा है ना, तो पीसी रजिस्टर का जो कंटेंट्स है वो MAR में आ जाएगा। MAR अब फिर एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी से इंटरेक्ट करेगा, मेमोरी से फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन रीड होगा, कंट्रोल यूनिट रीड सिग्नल जनरेट करेगा, इंस्ट्रक्शन रीड होके फिर MBR में आएगा, MBR से फिर वो इंस्ट्रक्शन IR में आ जाएगा। लेकिन दूसरा फेस मतलब दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए फेस स्टार्ट होने के पहले यहाँ डिकोडिंग हो जाएगी, पहले फेस के लिए एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल जो मैं बता रहा हूं, इसमें जो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 3 फेज मैंने बताए हैं। तो पहला फेज हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन फैच फेज। ओके, तो ये फैच फेज के लिए स्टेप्स हैं। ओके, तो इसमें जब IR में आ गया MBR से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, तो PC रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब PC रजिस्टर पॉइंट करने लगा, अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच नहीं हुआ। फैच होने से पहले PC से कंटेंट्स MAR में आएगा और एक कंप्लीट स्टेप्स 9 स्टेप रिपीट होंगे। तो आई थिंक फैच फेज के ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे सभी को। अगर किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो मेरे से। और तुम लोगों का क्लास टेस्ट होगा 18 तारीख को, परसों। ओके, डिक्लेयर कर देना क्लास में, अभी मैं लिख दूंगा ग्रुप में। ओके, तो इस फैच फेज में आई डोंट थिंक एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, तो हम आगे चल सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑफ PC रजिस्टर, मैंने बताया ना कि PC रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा बाई 1, क्योंकि PC रजिस्टर में हमेशा वो एड्रेस होता है, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। नेक्स्ट कौन सा? जो कि अभी करेंटली एग्जीक्यूशन के अंडर है, क्योंकि फैच डिकोड डिकोड एग्जीक्यूट ये तीनों फेजेस चलेंगे पहले इंस्ट्रक्शन के लिए। तो PC में तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लगेगा, और जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच स्टार्ट होगा तो PC से कंटेंट्स MAR में पहुंच जाएंगे। तो PC रजिस्टर लास्ट में, यानी इंस्ट्रक्शन फैच फेज के एकदम लास्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। ओके, तो अब यहां पर प्रोसेसर वेट कर रहा होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड होने के पहले या पैरेलल में भी, पैरेलल प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के डिकोड और एग्जीक्यूट फेज भी परफॉर्म हो सकते हैं वहीं पे, या अभी हम ये मान के चलें कि एक इंस्ट्रक्शन के तीनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड होगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें पैरेलल फेसेस सेपरेटली परफॉर्म होने के बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए तीनों फेस परफॉर्म होंगे।
इंक्रीमेंट ऑफ पीसी, ठीक है, उसी की बात कर रहे थे हम। तो पीसी रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा। ओके, वो डिपेंड करेगा ना कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पर पड़ा है, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो रेफरेंस आएगा वो पहले ही इंस्ट्रक्शन से मिलेगा, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन से। वो बताया था मैंने कि इंस्ट्रक्शन जो इंफॉर्मेशन देता है, हर एक इंस्ट्रक्शन, पहले तो उस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑपकोड, फिर ऑपरेंड एड्रेसेस, जो कि ऑपरेंड एड्रेसेस डिपेंड करता है कि ऑपरेंड कितने हैं, और ऑपरेंड एड्रेसेस मेमोरी रजिस्टर या इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई लोकेशन हो सकती है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन ऑपकोड डिनोट करता है ऑपरेंड एड्रेसेस एंड रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के रेफरेंस के बेसिस पर अब पीसी रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा। तो अगर 1 बाइट ले रहा है इंस्ट्रक्शन, मतलब कहने का कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिस लोकेशन पर है, अगर 1 बाइट आगे है तो 1 बाइट पीसी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा बाइट आगे है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो उतने से पीसी रजिस्टर इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो कितनी बाइट ले रहा है मेमोरी में, उतनी बाइट से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा पीसी रजिस्टर, सो दैट कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब ये पॉइंट होने लगेगा पीसी रजिस्टर की तरफ। ओके, तो अब नेक्स्ट जो फैच फेस होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए, एक तरह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो उस लोकेशन से अब फैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे लूपिंग का केस है, स्विच केस है, इफ एल्स है, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट अगर आ गए तो। ओके, तो वो केसेस हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो हम सिंप्लिसिटी की ओर चलते हैं कि हाउ पीसी इज इंक्रीमेंटेड and how the address from PC register is transferred to the MAR register, and how MAR is going to access the main memory, and contents from main memory are accessed and copied to MBR, and MBR, from MBR these contents will be copied to IR register. And now it's the time to analyze the IR register, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फैच कंप्लीट होने के बाद अब क्या हो रहा है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हमारा आईआर रजिस्टर में है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आईआर रजिस्टर में है। ओके, तो आईआर रजिस्टर से अब एनालिसिस स्टार्ट होगी ना डिकोडिंग फेज में, कि जो इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से रीड होके आईआर रजिस्टर में आया है, उस इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड टेस्ट होगा, एनालाइज होगा, और उसके ऑपरेंड एड्रेसेस, इंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, जो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, ऑपरेंड यानी ऑपकोड, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या बताया था, ऑपकोड, ऑपरेंड एड्रेसेस और रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो अब ये डिकोड फेज का काम है, ठीक है, डिकोड फेज। तो जैसे मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन रीड हो चुका है मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी से डेटा बस के थ्रू एमबीआर में आया, एमबीआर से आईआर रजिस्टर में पहुंचा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। नाउ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन का जो कोड है, बिट्स हैं, जो बिट स्ट्रिंग है, नाउ इट्स इनसाइड द आईआर रजिस्टर। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट इनिशियल पार्ट है ऑप कोड, ओके, मैंने ऑप कोड बताया था। ऑप कोड के बारे में कौन बताएगा, खुशबू साहब क्या, आर यू लिसनिंग? देखें खुशबू साहब क्या। यस सर। हाँ बताओ, क्या पूछ रहा था? यस सर। बोलो, ऑप कोड क्या होता है?
याद आ रहा है? मैंने क्या बताया था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो रीड हुआ मेमोरी से, अब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट बिट स्ट्रिंग है, तो कंप्लीट बिट स्ट्रिंग आईआर रजिस्टर के यस। अंदर, ठीक है। तो आईआर रजिस्टर से, या वो जो इंस्ट्रक्शन डिनोट कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज मिले? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है सर। पहला पार्ट है ऑपकोड, दूसरा है ऑपरेंड एड्रेसेस। तो ऑपरेंड एड्रेसेस मैंने डिटेल में बताया भी था कि ऑपरेंड एड्रेसेस हमारे रजिस्टर हो सकते हैं, मेन मेमोरी हो सकती है, या वर्चुअल मेमोरी के केस में सेकेंडरी मेमोरी भी हो सकती है। ओके। तो इस तरह ये सारी चीजें डिकोड फेस में डिसाइड हो जाएंगी। डिकोड फेस में ये सब डिसाइड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है। तो जो ये डिकोड फेस है, दिस इज परफॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है, वो डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको परफॉर्म करता है। तो कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करेगा ऑपकोड की बिट्स को कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और उसके लिए कंट्रोल यूनिट अब कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा या इश्यू करेगा कि उन ऑपरेंड्स के लिए, ऑपकोड तो ठीक है, ऑपरेंड एड्रेसेस के लिए रीड सिग्नल मेमोरी से रीड करने के लिए जनरेट करेगा। तो जो ऑपरेंड रीड होंगे ये एग्जीक्यूशन फेज का पार्ट है। अभी इस डिकोडिंग फेज में सारी चीजें एनालाइज होकर डिसाइड होती हैं। डिकोडर डिसाइड करता है कि क्या क्या ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स कहाँ कहाँ से हैं, कि डायरेक्ट ऑपरेंड अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन के अंदर, मतलब इंस्ट्रक्शन उस ऑप को, वो ऑपरेंड की वैल्यू प्रेजेंट है, या ऑपरेंड हमारा रजिस्टर में है, या मेन मेमोरी में है, या सेकेंडरी में, वर्चुअल मेमोरी। तो जो ये फैच्ड ऑपरेंड्स हैं, मतलब ऑपरेंड जो मेन मेमोरी से फैच होंगे, वो अब ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है, जिसको हम एग्जीक्यूशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डिकोडिंग फेज के क्या ऑपरेशन होते हैं, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। तो एक तरह से ये टास्क डिकोडिंग फेज में होते हैं कि पहली चीज ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, यानी ऑपकोड डिसाइड होगा। लोकेशन यानी एड्रेसेस, एड्रेसेस ऑफ ऑपरेंड्स, यहां मैं लिख देता हूँ एड्रेसेस ऑफ ऑपरेंड्स।
फिर तीसरा एड्रेसिंग मोड ऑफ द ऑपरेशन, कि जो ये ऑपरेंड रीड होने हैं जिस भी मेमोरी लोकेशन से, उस मेमोरी लोकेशन से ये ऑपरेंड किस तरीके से लाए जाएंगे। अब किस तरीके से लाए जाएंगे ये हम एड्रेसिंग मोड सेपरेटली जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। एड्रेसिंग मोड में, एड्रेसिंग मोड के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मेमोरी से या रजिस्टर से या मेमोरी एक बार रीड होनी है कि दो बार रीड होनी है, कि रजिस्टर एक बार रीड होना है फिर मेमोरी रीड होनी है, मतलब रजिस्टर से मेमोरी रीड होनी है, किस ऑर्डर में क्या क्या रीड होना है, कैसे ऑपरेंड्स आएंगे, ये सारे जो मेथड्स हैं वो हम एड्रेसिंग मोड्स में पढ़ेंगे। ओके, तो ये डिकोड फेज का टास्क होता है। तो ये डिकोड फेज परफॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू। इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर हमारा परफॉर्म करता है डिकोडिंग। ओके, तो कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारा डिकोडर होता है जो कि ऑपकोड को डिकोड करता है और ऑपरेंड एड्रेसेस को भी डिकोड करता है। तो ऑपकोड डिकोड होने का मतलब ऑपरेशन हमारा डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है कि आईडी हैज द नेसेसरी सर्किटरी टू डिकोड, तो सर्किट तो होगा ही होगा। ठीक है, रजिस्टर में, डिकोडर में, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सब सर्किटरी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, डिकोडर का काम। ठीक है, तो डिकोडिंग में क्या हमने सीखा कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर आईआर रजिस्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और रिसीव करके उसको वैल्यू को डिकोड करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और फिर इसके लिए कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल यूनिट जनरेट कर देगा, उस सर्किट को एक्टिवेट कर देगा जो सर्किट रिस्पॉन्सिबल है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो डिकोडिंग फेज के स्टेप्स एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूं कि ऑपकोड पार्ट है जो, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगा और इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करेगा ऑपरेशन डिसाइड करने के लिए। मतलब ये है कि उस ऑपकोड को इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। फॉर एग्जांपल ऐड है, सब है, मूव है। फिर उसके लिए कंट्रोल सिग्नल हमारे कंट्रोल यूनिट के थ्रू जनरेट होंगे और एप्रोप्राइट रजिस्टर और एएलयू के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। ओके, अभी 4 मिनट बाकी हैं अपने। डिकोड स्टेज से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेस होते हैं कि डिकोड स्टेज में हमें क्या क्या रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरह से डिकोड स्टेज हमारा क्या डिक्टेट करता है कि एक तो इंस्ट्रक्शन का फंक्शन यानी पर्पज यानी ऑपरेशन, तो उसके लिए ये रिसोर्सेस हमारे नीडेड होते हैं। पहले तो जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर, डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, और बसेस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, और फंक्शनल यूनिट ये उसका पार्ट होता है हमारा एएलयू का, क्योंकि फंक्शनल यूनिट से मतलब कि एएलयू कंप्लीट फंक्शनल यूनिट रखता है, अलग अलग यूनिट, अलग अलग सर्किटरी फॉर द अलग अलग ऑपरेशन। तो पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट हमारा, जैसे एडिशन के लिए है तो एडर एज ए फंक्शनल यूनिट विल परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन। ओके, अब बात करते हैं सीपीयू क्लॉक और क्लॉक साइकिल की। तो सीपीयू क्लॉक के बारे में मैंने बताया भी था कि जो हम ये गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देखते हैं सीपीयू में, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, तो दैट मीन्स कि पर सेकेंड
इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 गीगाहर्ट्ज। ओके, गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज से आगे होता है। मेगाहर्ट्ज हम लिखते हैं 10⁻⁶, तो गीगाहर्ट्ज आएगा हमारा 10⁻⁹ के ऑर्डर का। ओके, अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें या क्लॉक साइकिल निकालें, साइकिल टाइम निकालें, तो ये फ्रीक्वेंसी का अपोजिट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि नैनो सेकेंड के ऑर्डर का आएगा क्लॉक साइकिल टाइम जो सीपीयू का है। तो दिस इज द मिनिमम टाइम जिसमें एक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। माइक्रो ऑपरेशन जैसे अभी मैंने बताया, बस पे डिस्प्लेस करना, रजिस्टर के कंटेंट्स को आपस में ट्रांसफर करना, और आईआर से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में बस पे कॉपी करना, मेमोरी रीड सिग्नल, ये सब माइक्रो ऑपरेशन है। तो एक माइक्रो ऑपरेशन जनरली एक क्लॉक साइकिल यानी इस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्लॉक साइकिल है। डिजिटल में तुमने पढ़ा होगा कि स्क्वायर वेव जनरेट होके ये हमारी साइकिल जनरेट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्लॉक साइकिल टेकन बाय डिफरेंट ऑपरेशंस। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम बचा है। ठीक है, तो क्लॉक साइकिल अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग क्लॉक साइकिल्स यूज होती हैं। एक क्लॉक साइकिल का मतलब एक मिनिमम द फ्रीक्वेंसी का अपोजिट विच इज नीडेड बाय द ऑपरेशन, मतलब माइक्रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एडिशन ऑपरेशन कुछ क्लॉक साइकिल ले रहा है तो जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाइकेशन भी उतना ही लेगा। अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग क्लॉक साइकिल लेते हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन में हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में जितने हमारे मैक्सिमम माइक्रो ऑपरेशन होंगे उस हिसाब से क्लॉक साइकिल नीडेड होती है। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है, इसको रीड कर लो।